ओके सर, ट्रेनिंग हो गया, ओटीए से पास आउट हो गए, फर्स्ट पोस्टिंग जो है आपकी वो हुई कुपवाड़ा सेक्टर के अंदर, और मिलिटेंसी के लिए वो बहुत जबरदस्त वहां पे बहुत बढ़िया हथियार और बहुत बढ़िया ट्रेनिंग जो है वो ऑफिसर्स को और जवानों को मिलती है टेररिस्ट को खत्म करने के लिए। तो सर, व्हाट वर द चैलेंजेस एज बीइंग एन ऑफिसर, कि आप वहां पे जा रहे हैं तो आपको कौन कौन से चैलेंजेस को फेस करना पड़ा और कैसे कैसे आपने उन चैलेंजेस को हैंडल किया, अपने जवानों को साथ में लेके अपने टारगेट्स को डिमोलिश किया? तो देखिए, जब मैं वहां पहुंचा पहली बार, मेरे लिए फर्स्ट टाइम था, कश्मीर में पहले कभी गया नहीं था। वही जो न्यूज में हम देखते हैं कि आए दिन वहां पे कुछ हो रहा है, कुछ ऑपरेशंस हो रहे हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, और उस तरह की बातें हम जो देखने को मिलती थी, उसी एप्रीहेंशन के साथ मैं गया पहली बार। और वहां पे जब मैं लैंड किया तो मैंने देखा कि हाँ, असली काम जो फौज का हो रहा है, और मेरी पहली यूनिट थी तो वो, और इनफैक्ट मतलब मेरे लिए सीखने के लिए बहुत कुछ था वहां पे, क्योंकि एकेडमी में आपको यू लाइक बॉयज गो एंड मेन कम आउट, बट मेन ऑल्सो नीड टू बिकम ऑफिसर इन रियल सेंस। आपको कमीशन तो मिल गया, आपको रैंक्स मिल गई, लेकिन उनको अर्न तो वहां पे जाके करना पड़ता है। प्रूफ जो मैंने पहले बात की थी कि जो सैल्यूट है ना, उसको आपको अर्न करना पड़ता है वहां जाके। तो वहां मैंने जब पहुंचा, मैं फॉर्चुनेट था कि ऐसी जगह मेरी पोस्टिंग हुई, और मैंने जो रियल काम वहां पे देखा और रियलाइज किया मैंने कि मूवीज वगैरह में तो क्या ही दिखाते हैं, एक एज एन ऑफिसर यू आर डीलिंग विद अ लॉट ऑफ थिंग्स ओवर देयर। एक तो आपकी अपॉइंटमेंट जो बेसिकली वहां पे फिक्स नहीं होती। आप भले ही आप कश्मीर में पहुंचे, लेकिन ऐसा नहीं कि आप कश्मीर में एक ही जगह पे पोस्टेड, आप इधर उधर जा रहे हो, कभी 2 महीने इधर, कभी 3 महीने इधर, कभी 4 महीने इधर, तो वो है ही स्ट्रेस। प्लस वहां पे वेदर, आप जब इतनी 8000 फीट पे जब होते हो तो वेदर इतना इंक्लीमेंट है कि आपको खाने का मन नहीं करेगा। ठीक है, आपका वो जो, क्योंकि हम आए हैं यूपी बिहार और इधर नीचे मध्य प्रदेश, और नीचे से भी साउथ से भी जो लोग आते हैं, उन्होंने देखे नहीं यार पहाड़ वहाड़ क्या है ये। आफ्टर कमिंग फ्रॉम द चेन्नई था तो वो तो था ही, एक्सट्रीम नॉर्थ, हाँ वो भी था, और पूरी लाइफ पर भी तो नहीं आप रहे ना पहाड़ों पे। वो भी फिर आपको थोड़ा चेंज फील होता है। बर्फ गिर रही है, शुरू में अच्छा लगा, वाह बर्फ गिर रही है, 2 दिन बाद पता चल रहा अरे ये बर्फ क्यों गिर रही है, क्योंकि उसमें फिर चलना भारी, निकलना भारी, ऑपरेशंस करना भारी। तो वो थोड़ा, वही मैंने बोला ना, पिक्चर्स में देख के अच्छा लगता है वाओ कश्मीर, बट जो वहां पे एक्चुअल जो रियल ब्यूटी है, लोग जाते हैं श्रीनगर चले गए, गुलमर्ग चले गए, सोनमर्ग चले, जो रियल ब्यूटी है वहां आप आगे आइए जहां पे फौज तैनात है, जहां पे अनफॉर्चुनेटली सिविलियन नहीं जा पाते। ब्यूटी तो है, बट हमारे लिए वहां चैलेंजेस है, क्योंकि क्लाइमेट, ठीक है, ऊपर से हाईली सेंसिटिव CICT एरिया, पॉपुलेशन जैसे हमने देखा है, हम प्रो नहीं है, मतलब वहां पे हम डिमार्क कर देते हैं विलेजेस, कुछ वाइट हैं जो हमारे साथ है, कुछ ब्लैक है, कुछ ग्रे है, तो वो भी हमें एक खतरा रहता है कि भाई ये सिविलियन पॉपुलेशन भी, जैसे आपने देखा है वो पत्थरबाजी और ये सब चलता रहता है वहां। ठीक है, टेररिस्ट हैं वो तो है ही, वो पाकिस्तान की तरफ से तो आ ही रहे हैं, वो अपना गिफ्ट भेजते रहते हैं हर साल, तो ये सारी चीजें तो है ही। जंगली जानवर तक है वहां पे, कभी हमारी पोस्ट पे भालू आ रहा है, कभी चीता आ रहा है, तो वो ये प्रॉब्लम्स भी जो आपको नहीं पता चलती, ये चैलेंजेस भी है। प्लस आप ऑल्दो अब तो काफी इंप्रूव हो गया कम्युनिकेशन, आपकी बात नहीं हो पाती घर पे, तो फिर आदमी सोच में पड़ जाता है। इसीलिए जो वहां पे से लोग आते हैं उनको काफी प्रॉब्लम्स आगे चल के भी देखनी पड़ती हैं। जैसे बाहर जो है फॉरेन कंट्रीज में काफी प्रेवलेंट है कि मेंटल हेल्थ पे काफी फोकस किया जाता है, PTSD जो बोलते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, दैट इज रियल। हमारी कंट्री में अब धीरे धीरे इस चीज पे वर्क किया जा रहा है, काउंसलिंग की जाती है, बट स्टिल जो वहां पे रहने का, फैमिली से कट ऑफ होने का, और ऐसे ऑपरेशन स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहने का दिन रात, और आपका खाना पीना भी थोड़ा वैसा हो रहा है, अवेलेबल सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि फौज वहां पे आपका टेक केयर, आपको बादाम से लेके रियल जूस और ये सब कुछ मिलेगा, फ्रूट्स सब मिले, पर आपको खाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि वो वेदर और ये सब चीजें जो है ना आपको ऐसा बना देती।
वहां पे जो है एज एन ऑफिसर मैंने देखा कैसे आप मोटिवेट करोगे इतनी सब चैलेंजेस के बावजूद अपने जो बंदे हैं आपके पास। और सिर्फ मोटिवेट ये नहीं करना है कि आप जियो, आपको काम भी करवाना है, आपको साथ में लग के काम करना है। तो जैसे मैं गया था नया नया, तो हमारा जो मैं कोर ऑफ सिग्नल्स में कमीशन हुआ था, तो हम क्या करते थे, लाइंस मेंटेन करते थे। अब लाइन मेंटेन करने के लिए आपको ऐसी ऐसी जगहों पे जाना पड़ता है कि वहां पे ह्यूमनली पॉसिबल नहीं, आप व्हीकल लेके भी नहीं जा सकते। तो चढ़ रहे हैं पहाड़ों पे, सुबह चढ़े, लाइन जोड़ी, क्योंकि पत्थर तोड़ देते हैं। अब ये भी तो नहीं पता कि ये पत्थरों से टूटी है या कोई बंदा यहाँ एम्बुश लगा के बैठा है। लाइंस मतलब लाइंस ये आपकी टेलीफोन लाइन, अच्छा, टेलीकम्युनिकेशन सिग्नल्स में तो हम कम्युनिकेशन एस्पेक्ट देखते थे। तो हमने वहां पे कहीं जगह OFC जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है वो भी डाली हुई थी, कहीं पे JWD मतलब जो पुराने जमाने की केबल थी वो भी डाली हुई थी। तो उन सबको जोड़ना, और क्योंकि अब ये पता नहीं कि यार ये कटी है, पता चल गया अब ये नेचुरली कटी है या कोई वहां पे काट के गया कि चलो कल बंदे आएंगे फिर इनको वहां एम्बुश लगा के बैठे। तो ऐसे में जब आप ऑपरेट करते हो तो आपको पता चलता है कि हाँ रियल काम क्या है फौज का। तो ये सारी चीजें वहां पे चैलेंजेस को ओवरकम करना, टीम को मोटिवेट रखना। तो मेरा बड़ा सिंपल था, कोई भी जवान हो उसके घर की सारी बात मुझे पता होनी चाहिए। घर पे कौन कौन है, क्या परेशानियां चल रही हैं, क्यों, कैसे रिजॉल्व किया, छुट्टी पे कब गया, कब आया छुट्टी से, छुट्टी में क्या हुआ, सारी चीजें जो हैं आपको टिप्स पे होनी चाहिए। क्योंकि जब उसका दिमाग वहां से फ्री होगा तभी वो यहाँ पे ड्यूटी कर पाएगा। यहाँ पे बैठ के काम कर रहा है और दिमाग वहां पे, और वहां सावधानी हटी और दुर्घटना घटी एक्चुअल में है। कुछ पता नहीं है। लोग भी तो वहां पे, आप फ्राइडे को आप जाओ वहां पे, फिर उनकी वो होती है रिलीजियस प्रेयर्स वगैरह, उसके बाद वो इकट्ठा हो जाते थे। ऐसी कई सिचुएशंस हमें देखनी पड़ी कि वहां से निकलना भारी हो जाता है फिर। और हम फौज का ये इस तरह से नहीं है कि हम वहां डंडा चला रहे हैं, हम तो वहां सद्भावना जो हमारा ऑपरेशन चलता है जिसके तहत हम उनको मदद करना चाहते हैं, उनको अपलिफ्ट करना चाहते हैं, उसके तहत हम काम करते हैं। तो आप ये नहीं कि आप हाँ ये सामने से आ रहे हैं पत्थर लेके तो तुम इनको गोली मार दो, ऐसा नहीं है। तो वो आपको टैक्टिफुली कैसे डिप्लोमेटिकली जो है हैंडल करना सिचुएशन, वो भी आना पड़ता है। ये सारे चैलेंजेस ओवरकम करने पड़ते हैं वहां पे। राइट सर। सर एक स्टेटमेंट बोली जाती है, वो स्टेटमेंट है पलटन की इज्जत का सवाल। तो जो जवान है और ऑफिसर है उसके पास सैलरी है, उसका घर परिवार चल रहा है, पेंशन भी आ जाएगी 10-20 साल सर्विस करने के बाद, लेकिन फिर भी वो वॉलंटियरली RR में जाता है, वो और हार्डकोर एरियाज में जाता है और ऑपरेशंस के लिए जाता है और आगे बढ़ता जाता है, राइट। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब गोली सामने से आ रही है और वो गोली जो है उसमें किसी का भी नाम लिखा हो सकता है, तो देन ऑल्सो वो ही कीप्स ऑन मूविंग फॉरवर्ड। तो वो जो माइंडसेट होता है फौजी का, चाहे वो जवान है या ऑफिसर है, ऑफिसर माइंडसेट की मैं ज्यादा आपसे पूछूंगा, तो वो क्या माइंडसेट होता है? इट इज जस्ट देश प्रेम की यार मैं तो सेना में इसीलिए हुआ था क्योंकि देश प्रेम था, या कुछ और स्पेसिफिक टेक्निकल चीजें जैसे पलटन की बात आ गई है? तो देखिए क्या होता है अतुल कि अंडरलाइंग रीजन फॉर लॉन्ग टर्म सर्विस आपका यही रहता है कि आप देश के लिए आए थे तो अल्टीमेटली आप देश की सेवा कर रहे हैं, ठीक है, ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेके जाता है। लेकिन जैसा पिक्चरों में दिखाते हैं कि अरे हम देश की सेवा के लिए अब यहाँ पे गोली खा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता ऑन ग्राउंड। हालांकि मैंने कोई अपने वॉर नहीं देखी, लेकिन जो मैंने अपने सीनियर से सुना है और जो मैंने ऑपरेशंस में देखा है, वो ये मेंटेलिटी रहती है, चाहे वो जवान हो या अफसर, कि अगर उधर से गोली लग भी गई किसी को तो वो ये रहता है कि अरे मेरे भाई को कैसे मार, ये जो अंडर, एंड शायद यही जो चीज SSB में मेरे अंदर देखी गई थी, क्योंकि हम कॉलेज में थे तो थोड़ा लड़ाई झगड़ा और ये सब चलता रहता था। वो अंदर एक फीलिंग थी एक अपनी ट्राइब की कि यार ये मेरा ग्रुप है, अगर इसमें किसी को मतलब अपने ऊपर भले ही अगर कोई हाथ चला दे तो ठीक है, हाँ सॉरी बोल के आप निकल जाओ, लेकिन दोस्त के ऊपर अगर छोड़ दिया तो पीछे नहीं हट सकते। वो सेम चीज जो है बड़े लेवल पे एक सही तरीके में ढालने के लिए आपको रेजिमेंटेशन आती है। वहां पे आपके अंदर एक कमराडरी जो डेवलप होती है कि अगर सामने कोई भी खतरा हो उसको आप ओवरकम करते हो, इसी वजह से कि क्योंकि आपको अपने बडी का भी देखना है कि उसको ना लग जाए, उसको कुछ ना हो जाए। अगर उसको हो गई है तो छोड़ना नहीं है। आपने जैसे उरी पिक्चर में भी देखा होगा, जो वहां ऑपरेशंस करने गए थे
उसमें पैरा वाले भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने बुलाए वो बंदे जिनकी यूनिट को उन्होंने हार्म किया था। इसी वजह से, क्योंकि आप देश सेवा के लिए सब आए हैं, लेकिन अगर आप उस पे एडेड तड़का लगा सकते हैं जो आपकी रेजिमेंट की इज्जत, रेजिमेंट और उसकी जो उसके लिए है, अपने भाई की जो आप बदला, एक वो फीलिंग ऑफ रिटेलिएशन चाहते हैं, वो वहीं से आती है। सो वही है कि फ्यूल, बेसिकली इमोशन इज अ फ्यूल, है ना, तो वो इस्तेमाल किए जाए तो, और वो फौज में एक लीडर को पता होता है कि ये इस जवान के इमोशंस हैं तो इसको इस्तेमाल करना चाहिए। राइट सर। तो सर अभी मैं आपसे एक और चीज पूछूंगा। आपने बोला कि मैं एज एन ऑफिसर आई विल टेक केयर ऑफ माय जवान्स, और आपने बाकियों के भी एग्जाम्पल्स दिए, लेकिन फिर भी फौज के अंदर कई सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जहां पे जवान जो है वो सोशल मीडिया के सामने आ जाता है बहुत परेशान होके, मेंटली डिस्टर्ब होके कि मेरा ऑफिसर मेरी बात नहीं सुन रहा था, मेरे को छुट्टी नहीं दी। इट इज हैपनिंग इन द आर्म फोर्सेस, आर्मी नेवी एयरफोर्स, थोड़ा नेवी एयरफोर्स में कम होगा लेकिन है, और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के अंदर भी है, और अभी रिसेंटली कुछ पास्ट इंसिडेंट भी हुए। तो व्हाट इज योर ग्राउंड रिपोर्ट ऑन दिस? व्हाट डू यू थिंक? इसमें मैं एक जो मैंने पहले हाईलाइट करी थी चीज, पीटीएसडी वाली, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। आप फैमिली से कट ऑफ हैं, आपके घर पे कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कम्युनिकेशन आज के टाइम पे इंस्टेंट होता। पहले क्या होता था कि आपके घर में कुछ प्रॉब्लम हुई, चिट्ठी लिखी, महीने बाद आई, आप रिप्लाई करोगे जब तक, तब तक वो रिजॉल्व भी हो जाएगी, ठीक है। अभी क्या है, इंस्टेंट कम्युनिकेशन हो जाता है, आप तुरंत वहां पे झगड़ा हुआ घर पे और तुरंत पता चल गया, और आप बैठे हैं वहां पे गोली ताने खड़े हुए हैं, बंदूक लेके ड्यूटी पे है। तो आदमी की जो मेंटल स्टेट है उसको गेज कर पाना हमेशा मुश्किल होता, ये तो एक बात है। तो इसका जो एज ए कंट्री आई वुड से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू फोकस ऑन मेंटल हेल्थ, मेंटल वेलबींग। ये बोल देना, जैसे आमतौर पे हमें भी बोल देते लोग, अरे आप तो फौज से आए हैं, कुछ नहीं कर लीजिए, ये हो, मतलब कुछ भी जरा सी कुछ भी बात होगी तो बस ये दे देंगे कि भाई फौज से जरूर आए हैं, बट इंसान तो हम भी हैं, ऐसा तो नहीं है पत्थर दिल हो गए फौज में रह के, भाई अल्टीमेटली हम भी इंसान है, सब इंसान है। तो वो चीज एक तो है, और उस पर काम किया भी जा रहा। दूसरी बात, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस और बाकी उस पर मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि उनका काम करने का तरीका अलग है। फौज का मैं आपको बता सकता हूं, मैंने ऑन ग्राउंड देखा है, जो जनरल साहब बैठे होते हैं डिविजनल या फिर कोर हेडक्वार्टर या कमांड हेडक्वार्टर पे, ही इज इंश्योरिंग कि जो लास्ट मैन स्टैंडिंग है सबसे ऊंची पोस्ट पे, उसको टाइम पे चाय मिल रही है कि नहीं। इतना इंश्योर किया जाता है कि जो चीज एडम अरेंजमेंट एटलीस्ट जो हमारे हाथ में, भाई मैं मेंटली आप कैसे, वो तो गेज जैसे मैंने बताया कर नहीं सकते हर आदमी की, लेकिन जो चीज हमारे हाथ में एडम अरेंजमेंट कि भाई उसको टाइम से खाना, टाइम से चीजें, टाइम से छुट्टी, सब कुछ मिले, इतना इंश्योर करने की पूरी कोशिश होती है। लेकिन फौज में एक सिंपल सेइंग है कि लीव इज नॉट अ राइट, it's a privilege. So, yes, you have to be privileged if you are getting the leave. मतलब ये प्रिविलेज है आपकी, आपका राइट नहीं है, आप हक से नहीं मांग सकते मुझे छुट्टी दो। जिस दिन आप फौज में आए थे आपने ये चीज एग्रीमेंट में करी, और हमारे देश की नहीं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी वॉलेंटियर आर्मी इंडियन आर्मी, ठीक है। मॉरल टू, कंस्क्रिप्शन नहीं है। बाकी जैसे इजराइल और इधर कंस्क्रिप्शन है कि आपको कंपलसरी सर्व करना, यहाँ पे नहीं है, आप वॉलंटियर आए हैं। तो वही फिर अल्टीमेटली आपके जो कुछ राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स, जैसे हमने पहले बात करी थी कि सोशल मीडिया पे वगैरह पे एक्टिव फौजी नहीं होना चाहिए, वो हमें बताया गया और वो हमारा राइट कर्ब किया गया है ड्यू टू वेरियस रीजंस। तो ये चीज आप नहीं बोल सकते कि मुझे राइट है और इट्स अ प्रिविलेज, बट कंसिडरिंग दैट ऑल्सो हम पूरी कोशिश करते हैं कि हर कोई अपनी स्टिपुलेटेड जो लीव्स हैं उसकी 90 दिन होती है, जवान के केस में, अफसर के केस में 80 दिन होती हैं, वो साल की, उसमें से एटलीस्ट 70 to 75% लीव सब काटें। जवान के लिए तो इंश्योर किया जाता है कि वो पूरी लीव काटे, कि भाई लीव पे जाके वो लीव नहीं ले रहा है,
वो घर की देखभाल कर रहा है, 70 काम होते हैं आदमी को करने के लिए घर जाके। ये नहीं जैसे कॉर्पोरेट में क्या होता है, आपकी लीव मतलब वैकेशन, इट्स नॉट अ वैकेशन। एंड वंस यू आर सर्विंग देयर इज नो सैटरडे संडे और एनीथिंग लाइक दैट। वहां पे जब आप फौज में हो, वहां तो आप 24/7 काम ही करते हो। तो वो एक ब्रेक चाहिए होता है और वो इंश्योर किया जाता है। कई जगह ऐसा हो जाता है कि ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट की वजह से नहीं हो पाया, तो वो आपको एक्सट्रीम केसेस देखने को मिलेंगे। बाकी पुलिस फोर्सेस में थोड़ा मुझे लगता है ये कमी है कि सीनियर लेवल ऑफिसर्स, और इसमें एक थोड़ा सा आपको ये फैक्ट भी कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे बीएसएफ है, बीएसएफ के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो बीएसएफ के नहीं है, वो आईपीएस लॉबी के हैं। तो उनका वो कनेक्शन कैसे बैठ जाएगा कि भाई जो जैसे मैंने बात करी कि हमारे जनरल साहब बैठ के इंश्योर कर रहे हैं कि बंदे को चाय नहीं मिल रही है। आप खुद बताइए, अगर पुलिस यहाँ पे खड़ी है नाके पे, कौन आके देख रहा है कि उस बेचारे को चाय मिली है कि नहीं? लोग तो और झगड़ा करते हैं, आपने देखा होगा कितने केसेस आते हैं। मैं नहीं कह रहा कि उनकी तरफ से कुछ गलतियां नहीं होती हैं, वो भी इंसान है। और लेकिन हमें ये भी देखना है कि उनके साथ कैसा, वो जैसे अब वो वीडियो आ जाती है कि खाना चीजें, ये चीज हमारे कंट्रोल में, अगर इनको हम इम्प्रूव, जो हमारे कंट्रोल में उनको हम अगर इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज मैं आपको बता सकता हूं कि फौज में जो चीज कंट्रोल में है, खाना पानी और ये सब, ये तो आपको कंप्लेंट नहीं देखने को मिली। जो छुट्टी वाली बात है वो मैंने आपको बताया कि इट्स नॉट अ राइट, इट्स अ प्रिविलेज, बट इंश्योर किया जाता है कि मिले। ओके सर, आपने कश्मीर में सर्व किया, एंड कश्मीर आपके टाइम पे और आज के टाइम पे कितना बदलाव आया है because of this removal of Article 370. So what do you think? Do you support this particular step of the government of India? इस पे आपका ओपिनियन क्या है? देखो अतुल, मैं आई होल हार्टेडली सपोर्ट। पहले तो मैं ये बता देता हूँ क्यों, रीजन बता दो। आई एम 89 बॉर्न, 1989। दैट इज द ईयर जर्मनी में वो वॉल गिराई गई थी, वेस्ट और ईस्ट जर्मनी मिले थे। चाइना में तियानमन स्क्वायर पे वो चल रहा था, तो मतलब बहुत रेवोल्यूशन चल रहा। लेकिन इंडिया में क्या हुआ था, इंसर्जेंसी इन कश्मीर स्टार्टेड इन 89। तो जितना मैं हूं, मतलब जितनी मेरी उम्र है 33 इयर्स, अभी 17 अगस्त को मैं 33 इयर्स का हुआ हूं, उतनी पुरानी ये कश्मीर की प्रॉब्लम है इंसर्जेंसी। और मैंने ये सोचा नहीं था, क्योंकि मैं जब फौज में भी मैंने अपने सीनियर से बात करता था कि हम क्यों नहीं रिजॉल्व कर रहे, तो वो आंसर मुझे नहीं मिलता था। पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे लाइफ टाइम में मुझे ये चीज देखने को मिल जाएगी, क्योंकि जितनी पुरानी ये प्रॉब्लम है, उतनी तेजी से इसको रिजॉल्व करने के लिए एक्शन किया गया। मतलब बहुत आपको अभी ऑन ग्राउंड देखने को मिला। क्योंकि मैं आपको बताता हूं, वहां पे जब मैं एयरपोर्ट पे अगर लैंड करता छुट्टी के बाद, तो मान लीजिए कभी हमने वो करी गाड़ी, तो ड्राइवर बोले अच्छा आप इंडिया से आए हैं। तो इस तरह की वहां पे कुछ मेंटेलिटी थी। कहीं जो ऐसी बिल्कुल ब्लैक विलेजेस लाइक सोपोर और इधर इंडियन डॉग्स गो बैक और इस टाइप की चीजें थी वहां पे ऑन ग्राउंड। वो चीज कब बदलेगी? क्योंकि उनको वहां की पॉपुलेशन को गुमराह किया जा रहा। उधर से आप अगर जाएंगे, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, बहुत ही बुरा हाल है, लेकिन उनको ये सिखाया जाता है कि आप यहाँ इनके इंडिया के खिलाफ लड़िए, आपका बहुत अच्छा हो जाए। और जिहादी समथिंग रिलीजियस एंगल वो सब ब्रेन वॉश गुमराह किया जा रहा है। और ये चीज तभी बदलेगी जब वहां पे डेवलपमेंट आएगा। डेवलपमेंट तभी आएगा ना जब आप वहां पे इंडस्ट्री सेटअप करेंगे। इकोनॉमी को खाली टूरिज्म करने से इकोनॉमी नहीं चल पाएगी। आपको लोकल जो वहां के लोग हैं उनको रोजगार देने के लिए इंडस्ट्रीज सेटअप करनी पड़ेगी। इंडस्ट्रीज कैसे सेटअप होंगी? जब आप ये रेस्ट्रिक्शन हटाएंगे लैंड यूज की। अब वहां पे ये अलाउ किया गया है कि कोई भी जाके वहां पे जमीन खरीद सकता है। तो जब वहां पे बाकी लोग आके दिखाएंगे कि भाई ऐसे लाइफ जी जाती है, तभी तो वहां पे रियलाइज होगा कि एजुकेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमी को इंप्रूव करने की कितनी इंपॉर्टेंस है। ये सारी चीजें बदल रही हैं ऑन ग्राउंड। आप अब अगर आप जाके देखिए, पहले जो था, इनफैक्ट मेरे आने से पहले तो और भी बुरा हाल था, जो हमारे सीनियर्स बताते थे, लेकिन चीजें ऑन ग्राउंड अब इंप्रूव हो रही हैं। एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट एंड आई फील वेरी प्राउड टू सी कि मेरे सामने ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होती हुई अब मुझे नजर आ रही। अब ये नहीं कि आज अनाउंस किया और 4 दिन बाद ठीक हो जाएगा सब।
चेंजेस। जब जो प्रॉब्लम 30-32 सालों से चलती हुई आ रही है उसको आप 6 महीने में थोड़ी सब सही कर देंगे, टाइम लगेगा, लेकिन डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। करेक्ट। सर ऐसा बोला जाता है, मीडिया के सामने बहुत सारी चीजें आ जाती हैं कि जो इंडियन आर्मी है, सीआरपीएफ है और कश्मीर जेकेपी है, एन नंबर ऑफ ट्रूप्स वहां पे डिप्लॉयड है कश्मीर के अंदर, लोगों का जीना हराम करके रखा है। एंड वहां पे नैरेटिव बनाया जाता है इंटरनेशनल मीडिया के द्वारा कि ये लोग जो है ये मॉरल आर्मी भी नहीं है, ये रेप भी करती है, रेपिस्ट आर्मी है। सो इसके ऊपर आप क्या स्टेटमेंट देते हैं? ऑब्वियसली वी आर नॉट सपोज टू गिव एनी, लोग तो बोलते रहेंगे, बट फिर भी सर ये क्यों चीजें निकल के आ जाती हैं एकदम से कि ये इस तरीके के नैरेटिव बना दिए जाते हैं जबरदस्ती? देखिए क्या होता है कि जब आपके पास कोई मुद्दा नहीं होता ना, तो आप मुद्दे क्रिएट करने शुरू कर देते हो। वहां पे मैं पर्सनली जाके आया हूं, मैंने तो आज तक देखा नहीं कि मेरे सामने कोई ऐसा इंसिडेंट भी हुआ हो जहां किसी सोल्जर ने मिसबिहेव किया हो सिविलियन के साथ। अब आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सामने वाला पत्थर मारा है और हम गांधी जी की तरह हाथ जोड़ के अपना ये गाल दिखाने के लिए खड़े हैं, क्योंकि भाई गांधी जी के वर्ड्स बोल रहा हूं मैं, ठीक है? आपको विश्वास नहीं होगा, when there is a choice between being a coward and violence, I will choose violence. तो भैया इंडियन आर्मी कावर्ड नहीं है, ठीक है? और हमारे सामने हमें जो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है देश की सरकार के द्वारा, तो उसको हमें निभाने के लिए वहां पे कार्यक्रम करना पड़ता है जो भी नेसेसरी है। बट जो भी ये मुद्दे उठाते हैं ना, उनको आप बोलिए कि आप कुछ समय बिता के देखिए, आपको पता चल जाएगा वहां पे क्या ऑन ग्राउंड रियलिटी है। अब ये उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो और इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए तो आप कुछ भी बोल सकते हैं फिर तो। yes. वो बात है, जो भी ये बोलते हैं ना, उनके जो खुद के बच्चे जो हैं बाहर विदेशों में पढ़ रहे होते हैं, ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे हैं। अरे आपके खुद के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, आप क्या बता रहे हो? आप बच्चों जो वहां के लोकल पॉपुलेशन उनको गुमराह कर रहे हो, उनको एजुकेट नहीं करना होने देना चाहते आप, ताकि क्योंकि वो पढ़ लेगा, देख लेगा दुनिया, तो उसे समझ में आ जाएगा कि असली कल्प्रिट कौन है। हाँ। तो ये एक्चुअली में सिचुएशन है और कोई बात नहीं। सर एक एसआरटी है मेजर गोगोई की। मेजर गोगोई साहब ने उस टाइम पे अपने बंदों को बचाने के लिए ही यूज दैट ड्रिल या व्हाटएवर इट इज, ह्यूमन शील्ड। तो एक साइड ने तो बहुत क्रिटिसाइज किया, दूसरी साइड ने बहुत सपोर्ट किया। आपके हिसाब से ये कितना उस टाइम पे रिक्वायर्ड था? क्या और भी तरीका था ह्यूमन शील्ड के अलावा उस टाइम पे? देखिए, अब जब आप वहां पे एज ए कमांडर खड़े होते हो ना, बाहर हम अभी यहाँ एसी में बैठ के बोलना बहुत आसान है कि उन्होंने सही किया, नहीं उन्होंने गलत किया। जब क्योंकि मैं पर्सनली ऐसे कमेंट नहीं कर सकता, अगर मैं उस सिचुएशन में होता शायद मैं नहीं कर पाता वो चीज जो उन्होंने करी, भले ही वो मिलिट्री ड्रिल के हिसाब से नहीं थी, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपना एट द टाइम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करते हुए इस चीज को एम्प्लॉय किया। अब वो कितनी सही है गलत उसमें हम नहीं जा सकते, क्योंकि जब आप एज ए कमांडर वहां खड़े हो और आपके बंदों की जान खतरे में और आपके सामने एक कल्प्रिट भी खड़ा है जो श्योर शॉट कल्प्रिट है, तो आप उसको यूज करके अपने उस टाइम जो भी दिमाग लगाओ, क्योंकि जान भी तो बचानी है, अपनी खुद की नहीं, अपने साथ में बंदे जो है उनके परिवार को आप क्या मुंह दिखाएंगे? फिर वो तो आपसे पूछेंगे कि भाई हमने तो जिंदा बेटा दिया था, ये ऐसे इस तरह के सवाल आते हैं फिर। तो भाई यहां बैठ के ये सब बातें बोलना सही है गलत बहुत आसान है, जब आप वहां ऑन ग्राउंड ऑपरेट कर रहे होते ना, तब आपको रियलिटी पता चलती। राइट सर, एक ऑपरेशन को सक्सेसफुल कब बोला जाता है सर? कि अब वो हमने टारगेट डिमोलिश कर दिया उस वजह से ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है, या कुछ और भी इसके पैरामीटर्स होते हैं व्हेन इट इज सेड दैट ऑपरेशन इज सक्सेसफुल? ऑपरेशन की सक्सेस डिपेंड करती है वो किस टाइप का ऑपरेशन है। ऑपरेशन जरूरी नहीं कि किसी टारगेट को डेमोलिश करना या किसी टारगेट को न्यूट्रलाइज करना ही होता है। जैसे सद्भावना मैंने बात करी थी, दैट इज ऑल्सो एन ऑपरेशन, दैट इज विनिंग हार्ट्स एंड माइंड ऑफ लोकल पीपल। तो उसके तहत हम स्कूल्स खोलते हैं, वहां पे आर्मी गुडविल स्कूल्स चलते हैं, बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। आईआईटी की ट्रेनिंग कराई गई है जिसमें काफी सक्सेसफुल एस्पिरेंट्स को आईआईटी में एडमिशन मिला है, ठीक है, ये भी एक ऑपरेशन है। और उसकी जो मान्यता है, जो उसके जो सक्सेस पैरामीटर जैसे आपने कही, वो इसी पे बेस्ड है। जब हम किसी को वैसा ऑपरेशन लेते हैं, CICT ऑपरेशन जिसको बोल देते हैं, काउंटर इंसर्जेंसी या काउंटर टेररिज्म, तो वहां मान्यता यह है कि क्या आप लोग जो सही सलामत वापस आए कि नहीं।
हमें ये बोला जाता था कि भाई टेररिस्ट के पीछे नहीं जाना है कभी, ठीक है, क्योंकि टेररिस्ट आज यहां नहीं मरेगा तो कल कहीं और मर जाएगा, उसकी लाइफ जो है एवरेज 1 से 2 साल होती है, लेकिन आपकी लाइफ और आपके बंदों की लाइफ प्रेशियस है। क्योंकि आप पीछे तो चले जाएंगे, क्या पता वहां उसके और बैठे हों, तो जब तक आप श्योर नहीं है कि आपका जो प्लानिंग है उसी के मुताबिक सब सही जा रहा है, तो आप उसको एग्जीक्यूट कीजिए, अदरवाइज सेव योर टीम because they are more important than getting neutralizing that terrorist, right. but in अब ये फिर थोड़ा सब्जेक्टिव हो जाता है। ऑन ग्राउंड आपके क्या आप क्या सोच के गए हैं, क्या आपके पास इंटेलिजेंस है कि क्या तो उस पे थोड़ा आप फेरबदल कर सकते हैं, बट अल्टीमेट एम ये रहता है कि टारगेट भी न्यूट्रलाइज और हमें कोई वो हार्म ना हो, right. हमारी टीम को। आपने कश्मीर में सर्व किया, उसके बाद आपने ड्यूरिंग सर्विंग इन द कश्मीर ओनली यू वेंट फॉर द मिलिट्री इंटेलिजेंस, राइट सर? तो उसका कोई एक्सपीरियंस या उसका कोई वाज इट द सेम लाइक आईबी या रॉ वाला काम होता है या कुछ अलग होता है, इसके बारे में बताइए सर। तो देखिए मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है सिमिलर, जैसे आईबी जो है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, रॉ जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है, मिलिट्री इंटेलिजेंस थोड़ा मिक्स ऑफ बोथ है, ठीक है। ज्यादा तो मैं डिटेल में नहीं बता सकता बिकॉज एवरीथिंग इज कॉन्फिडेंशियल। एक्चुअली में हुआ क्या था कि जैसे हमने पहले बात भी करी थी कि पैरा एसएफ में भी जाने का मेरा मन था, तो वहां पे एक यूनिट लोकेटेड थी हमारी 4 पैरा एसएफ की, तो स्पेशल फोर्सेस है, ठीक है। और मेजर गौरव सोलंकी बहुत ही नोन ऑफिसर हैं, अनफॉर्चुनेटली ही पास्ड अवे कपल ऑफ इयर्स बैक इन कॉन्गो में, उधर कुछ वो एडवेंचर एक्टिविटी में वो हो गए, ही डाइड। और आईएमए में भी वो इंस्ट्रक्टर थे, तो वो वहां मौजूद थे, तो उनके पास जाके मैंने थोड़ा प्रोबेशन किया। ऑल्दो फिर कुछ मेरे फिजिकल एस्पेक्ट्स उतने अच्छे नहीं निकल के आए, तो मैंने रियलाइज किया कि यार जब मैं फिजिकली फौज को इतना नहीं दे सकता, तो मैं मेंटली थोड़ा अपने आप को चैलेंज करता हूँ और बेहतर कर सकता हूँ। That is why I ended up in military intelligence, because वहाँ फिजिकल से ज्यादा आपको मेंटली जो है हाँ वो करना। तो उसी तरह के ऑपरेशंस वहाँ पे होते हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस के अपने ऑपरेशंस जो ज्यादा मैं बता नहीं सकता, बट उसी टाइप के ऑपरेशंस होते हैं और अलग ही लाइफ है उनकी। उस तरह से वहाँ पे ऑल ओवर कंट्री हमारे काम चलता है और आप काफी एनालिसिस का भी काम होता है उसमें, वो सारा मैंने वहाँ पे किया। राइट सर। नेक्स्ट मेरा जो सवाल है आपसे कि आपने पैराट्रूपर प्रोबेशन की भी बात की, तो सर वो पैराट्रूपर जो प्रोबेशन है वो कैसे डिफरेंस है फ्रॉम दी ओटीए, जो ऑब्वियसली वो एक बहुत ही अप लेवल वाली चीज है, लेकिन फिर भी आप जैसे ओटीए में मान लीजिए 50 पुशअप मारने के लिए कहते हैं, तो पैराट्रूपर प्रोबेशन में कितने पुशअप होते हैं, इस लेवल पे आप कुछ बता सकते हैं? तो ओटीए में 50 होते हैं, पर पैराट्रूपर में गिनती नहीं होती है, नहीं गिनती होती है जब तक तो पैरा प्रोबेशन इज वेरी टफ, राइट? एंड इनफैक्ट आई वाज डूइंग इन कश्मीर, वहां पे यूनिट के साथ तो और भी ज्यादा टफ था, क्योंकि वो वेदर एंड एवरीथिंग। तो वहां पे आपको फिजिकली इतना एग्जॉस्ट किया जाएगा, देखा जाएगा कि आप गिव अप कब करते हो, वो आपकी जो पॉइंट कब है, वो आपका वो तब तक आपको देते रहेंगे। और ये नहीं कि खाली फिजिकली होता है, लोगों को लगता है कि खाली फिजिकली। जब मैं पहले दिन वहां गया, पूरे दिन मेरा काम कुम हुआ, रगड़ा वगड़ा वो जब कार्रवाई हुई, फिर रात को जब मैंने रिपोर्ट किया गौरव सर के पास, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा बैकग्राउंड वगैरह मेरा जब जाना उन्होंने, तो बोला अच्छा अब एक काम करो, जब पूरा दिन रगड़ा होने के बाद, कि टेक पेपर्स फ्रॉम दिस, वाइट पेपर थे वहां पे, उनको लेके 2000 वर्ड्स में अपने बारे में लिखो। और सिंस आई वाज आईटी इंजीनियर, तो बोला 2000 वर्ड्स में लिखो कि आईटी कैसे इंप्रूव कर रहा है, मतलब फौज में टेक्नोलॉजी। 2000 वर्ड में जब मैं लिखने बैठा अपने बारे में, मेरे 400-500 वर्ड के बाद मेरे पास लाइनें खत्म हो गई और हाथ मेरे लिटरली ऐसे गिर रहे थे, क्योंकि इतना आपने एग्जॉस्ट किया है, सोए नहीं आप 48 आवर्स से। तो वहां पे हर तरह से आपको चैलेंज किया जाता है, क्योंकि एज ए पैराट्रूपर जब आप एनिमी एरिया में होंगे, सिमिलर एग्जॉशन के साथ आपको दिमाग को भी काम करना हो, तो इस तरह की कुछ कार्रवाई होती है वहां पे, विच इज रियली टफ, एंड हैट्स ऑफ टू दोज
who continue with that. सर पैराट्रूपर में ये भी कहा जाता है कि एक ह्यूमन जो एक इंसान है उसका बेस्ट फॉर्मेट जो है आपको देखने को मिलता है, मेंटल और फिजिकल का जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है वो पैराट्रूपर्स में देखने को मिलता है। और आपने भी वो लाइफ में उस एस्पेक्ट को जिया है। तो सर आप अब हमने पैराट्रूपर की भी बात कर ली, अब हम लोग बात करते हैं आफ्टर रिटायरिंग फ्रॉम द आर्मी। सबसे पहली बात तो यह है कि आप एक लेवल से नीचे आ रहे थे, मतलब इट्स ऑल अबाउट कि लोग, सोसाइटी ऐसा सोचती है कि यार फौज की नौकरी छोड़ के अब कॉर्पोरेट में आ गया तो अब तो जीरो से शुरू करना पड़ेगा। तो सर ये स्टूडेंट के लिए काफी रिलेटेबल होगा, क्योंकि अभी अग्निवीर का कॉन्सेप्ट आया, 4 साल के बाद अग्निवीर सोचेगा कि यार मैं करूंगा क्या। तो ये तो आपके सामने भी ऑप्शन आया था कि 6 साल की सर्विस के बाद यू स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच। तो फौज ने आपको ऐसा क्या सिखा दिया जिसकी वजह से आपने अपनी हिम्मत नहीं हारी एंड यू डिसाइडेड कि चलो let's begin a new life, and now you are doing really well. You did from a degree from the IIM. तो आप मुझे ये बताइए कि फौज की जो सिखलाई थी टोटल वो क्या थी जिससे आपने कॉर्पोरेट लाइफ में भी अब आप बहुत सारे माइलस्टोन अचीव किए हैं। तो अतुल क्या हुआ कि जब मैं पैरा से निकला और फिर थोड़ा मेडिकल चेकअप वगैरह मेरा हुआ, तो मेरे को बेसिकली जो फिजिकल कैटेगरी होती है वहाँ पे, अगर आप शेप 1 नहीं है, हाँ जी, तो आपको डिग्रेड किया जाता है शेप 2 या डिपेंडिंग ऑन क्या आपकी प्रॉब्लम। तो सिमिलर मेरी कुछ प्रॉब्लम निकल के आई जो मुझे पता भी नहीं थी, और डॉक्टर का ये कहना था अगर तुम फौज में नहीं आते तो तुम्हें शायद पता भी नहीं चलती। अच्छा। तो वो चीज जब निकल के आई, फिर मैंने आगे चल के इंटेलिजेंस में सर्व कर रहा था, फिर मैंने डिसाइड किया कि यार अब व्हेन यू आर नॉट एबल टू लीड योर मैन फ्रॉम फ्रंट, अगर मैं पीटी में दौड़ नहीं रहा हूं उनके आगे तो वो पीछे नहीं आएंगे ना फिर। तो व्हेन आई एम नॉट एबल टू गिव माय 100%, आई शुड नॉट बी हियर, समबडी एल्स हु कैन गिव हिज 100%, ही शुड बी हियर। इसको थोड़ा मॉरल करेज भी बोलते हैं। जब आप गलत हैं या आप में कुछ वो है, आप उसको एक्नॉलेज भी कर रहे हैं और उस पर एक्ट भी कर रहे हैं। मॉरल करेज अगेन इंपॉर्टेंट OLQ, ओन अप करना अपनी उस चीज को, कमी को, जो मिस्टेक की है उसको। वो चीज मैंने रियलाइज करी और मैंने डिसाइड किया कि इट्स बेटर टू गो आउटसाइड। तो वो जब मैं करके बाहर आया, फिर मैंने देखा जो भी सिखलाई जैसे हमने बात करी थी फौज की है, वो मुझे यहाँ बहुत काम आ रही। आज का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, कॉर्पोरेट्स में क्या होता है, कॉर्पोरेट्स आर लुकिंग फॉर पीपल जिनमें लीडरशिप क्वालिटी हो, टीम मैनेजमेंट आती हो, टाइम मैनेजमेंट आती हो, रिसोर्स मैनेजमेंट आती हो, क्योंकि उनको ऑप्टिमाइज करनी है चीजें। एंड यही तो हमने फौज में किया है पूरे टाइम वहां बैठ के, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्स में हमने ऑप्टिमम रिजल्ट्स लाके दिए हैं हाई रिस्क एनवायरनमेंट में। तो ये चीज तो ये बाहर कॉर्पोरेट्स को चाहिए, क्योंकि अगर आप कॉर्पोरेट्स की चीजें देखें, ये स्ट्रेटेजी, टैक्टिक्स, ये सब कहां से आए, ये फौज से ही तो सीखा उन्होंने। एंड सॉफ्ट स्किल्स बोल देते हैं इनको, आई डोंट नो व्हाई सॉफ्ट बोले जाते हैं, बट सॉफ्ट स्किल तो आपके अंदर इनकलकेटेड है। हार्ड स्किल्स जो हैं कि भाई ये IT का थोड़ा बहुत, एक्सेल कैसे चलता है, ये तो आपको सिखाए जा सकते हैं, कोडिंग भी सिखाई जा सकती है। मैंने खुद फुल स्टैक डेवलपर हूं मैं, ऐप बना सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं, बाहर आके सीखा है। तो वो चीज आपको सिखाई जा सकती है, सॉफ्ट स्किल सिखाई नहीं जा सकती। जैसे हमने OLQ की बात की थी, वो सिखाए नहीं जाते, वो डेवलप किए जाते हैं। आपको पके पकाए ऐसे नौजवान जिनकी एज भी, आई वुड से अग्निवीर का जैसे हमने एग्जांपल दिया, या शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स होते हैं, वो मिल रहे हैं। कंपनीज जो है आउटसाइड इन इंडिया वर ऑलवेज एम्प्लॉइंग। अगर आप फॉर्च्यून 500 कंपनी के CEOs उठा के देखेंगे ना, आपको कहीं फौजी मिल जाएंगे, जो मतलब बाहर की आर्मीज के। इंडिया में ये चीज कहीं पीछे रह गई थी, क्योंकि उनको सिर्फ देखा जाता था, अच्छा फौजी है, सिक्योरिटी, ज्यादा से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन, ये मतलब फैसिलिटी मैनेजमेंट, बिल्डिंग। लेकिन अब रियलाइज किया गया, नहीं, ये तो अडेप्टेबल बंदा है, इसको तो हम कहीं पे भी, बंदा या बंदी जो है, कहीं पे भी फिट कर सकते हैं। आज के टाइम पे आई एम प्राउड टू से many companies, multinational companies like Amazon, JP Morgan and all those companies, Zomato, startups, they are hiring veterans in operations, technology, क्योंकि टेक्निक, आज की फौज टेक्निकल है। हर, और मैं जैसे सिग्नल्स में था तो मैंने देखा है ऑन ग्राउंड कितनी हम टेक्नोलॉजी, आपको पता हो जैसे दर्शकों को
इंटरनेट का भी आविष्कार जो है फौज की, जो वहां उस टाइम यूएस में फौज थी वहां पे किया गया था, ARPANET करके, अगर आप गूगल में डालेंगे तब आपको हिस्ट्री पता चलेगी। तो टेक्नोलॉजी में तो फौज हमेशा से आगे रही है, वो चीज आपको ट्रेंड बंदे यहाँ पे मिल रहे हैं। हार्ड स्किल जो एक्सेल प्रॉफिट लॉस ये सब आप सिखा सकते हैं, बट ये चीज फायदा देती है। और आज के टाइम पे आप उठा के देख लीजिए, वेदर इन टर्म्स ऑफ पैकेज, वेदर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, यू विल फाइंड अ फौजी वर्किंग एट ऑल द लीडरशिप लेवल्स। राइट सर, आपने आफ्टर कमिंग आउट फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस आपने फिर आईआईएम का कुछ कोर्स वगैरह किया था सर? तो उसके बारे ये में चीज जो है ना, फौज जैसे मैंने बोला था आपका पूरा ख्याल रखेगी। हाँ जी, चाहे वो अग्निवीर का केस हो, आप खुद देखिए, आप 22-23 सर मैं आपसे व्यू पॉइंट भी जानूंगा इन अ वेरी शॉर्ट उसके अंदर। तो जैसे सेम जैसे मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे अग्निवीर का केस हो या शॉर्ट सर्विस ऑफिसर का केस हो, ऐसा नहीं होता कि फौज आपको बोलेगी चलो भाई आपका टाइम खत्म हो गया, टाटा बाय बाय। नहीं, आपको इक्विप किया जाएगा कि आप कॉर्पोरेट में ट्रांजिशन कर सके, या आपको अपना खुद का बिजनेस करना है उसमें ट्रांजिशन कर सके, जो भी आपकी चॉइस है। आपको फर्दर स्टडी करना है, फौज के द्वारा बेस्ट इंस्टीट्यूट्स, जैसे मैंने IIM लखनऊ से किया गया, वहां से आपको मैनेजमेंट कोर्स कराया जाता है। और भी बाकी इंस्टीट्यूट IIM इंदौर में होता है, अहमदाबाद में होता है, और भी बाकी जगह होता है। वहां से आपको ट्रेन किया जाता है कॉर्पोरेट स्किल सेट में। तो वहां के डीन थे, उनका बड़ा फेमस, हमने जब बात करी थी उनको, कि यू आर ऑलरेडी डायमंड्स, वी आर जस्ट गिविंग दोस एजेस सम शार्पनेस सो दैट यू कैन डू गुड इन कॉर्पोरेट एज वेल। तो वो हमें वहां से मौका मिलता है अच्छे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने का, अपने आप को स्किल सेट जो है हमारा उसको और एनहांस करने का, उसको कॉर्पोरेट सेटअप में ढालने का, कि हमने जो चीज वहां फौजी सेटअप में सीखी थी उसको हम कॉर्पोरेट सेटअप में कैसे। और आपको, आप अगर जैसे मैंने बोला, आप कंपेयर करके देख लीजिए, एज अ सिविलियन जो 10 साल की सर्विस करके एक्सपीरियंस के साथ खड़ा होगा, और जो फौजी आया होगा 10 साल का, आपको जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। बिकॉज फौजी ने एक एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर प्योरिटी ऑफ ऑनेस्टी एंड प्योरिटी ऑफ लव देखा होता है अपने बंदों के बीच में, और यही चीज कॉर्पोरेट्स को चाहिए, यही चीज क्योंकि आपको कॉर्पोरेट में थोड़ा इस टाइप की चीजें भी करनी पड़ती हैं, कि मे बी नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स, बट फौजी की इंटीग्रिटी उसको मैटर करती है। और कॉर्पोरेट को अगर ऐसे बंदे मिलेंगे, जैसे मैंने बोला पके पकाए बंदे मिल रहे हैं, तो क्यों नहीं लेंगे। परफेक्ट सर। सर अग्निवीर के बारे में आप फटाफट बता दीजिए कि व्हाट डू यू थिंक, एंड इन अग्निवीरों का जो अग्निवीर बनने के बाद क्या इनका करियर प्रोस्पेक्ट है, वो थोड़ा सा उसके ऊपर देख लीजिए। हमें अपनी फौज को जवान रखना है। जवान नाम बोलने से नहीं होता है, जवान आपको रखना भी होगा। कारगिल कमेटी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भी यही, तभी जो हमारे कमांडिंग ऑफिसर्स अब यंग होने लग गए, पहले काफी लेट बनते थे। और सेम केस शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स को लाया गया कि आप अपने प्राइम में आप काम कीजिए और बाद में कॉर्पोरेट में आराम से सेटल। जवानों के केस में ऐसी कोई स्कीम नहीं थी। ओनली थिंग आई वुड से इज, आप खुद देखिए 22-23 साल की उम्र में जब आप 4 साल फौज को दे देंगे, आपके पास सबसे पहले 25% लोग तो वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। बाकी 25% फौज जो वहां से निकलेगी उसको असम राइफल्स और बाकी सीआरपीएफ और इसके अंदर एडजस्ट कोटा दिया जाएगा। और 15-20% को बताया गया है कि होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री में जॉब से, स्टेट वाले भी जॉब दे रहे हैं। हाँ, ठीक है। उसके अलावा स्टेट पुलिस उन्होंने भी बोला है, ठीक है। प्लस आपको जो अमाउंट दिया जा रहा है, कम से कम 15-20 लाख का जो अमाउंट है, आप मुझे खुद बताइए कौन सा जो ऐसा बंदा है आज के टाइम पे जो रूरल एरिया या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता है, जिसके पास 22-23 साल की उम्र में 15-20 लाख रुपए। उस पैसे को यूज करके आप अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं, दूसरों को नौकरी दे सकते हैं। क्यों अपनी नौकरी कर, आप अपनी हायर स्टडीज कर सकते हैं। आप किसी, आज के टाइम पे लोग 32 साल की उम्र तक यूपीएससी की तैयारी करते रहते हैं। आप करिए ना 22-23 साल की उम्र में, कोचिंग की फीस भी आपके पास है, सब कुछ है, सारी सुविधा है, ठीक है, वो है। प्लस आप अपनी एमबीए कर सकते हैं, हायर स्टडीज कर सकते हैं। प्लस ये भी बात की जा रही है कि उनको भी, जो जैसे ऑफिसर्स के केस में IIM वगैरह में कोर्स किए जाते हैं, उनको भी ITI वगैरह से और इक्विप किया जाएगा उनका स्किल सेट, क्योंकि सिस्टम इवॉल्व हो रहा है। एग्जैक्टली। अभी आप स्कीम लॉन्च ही हुई है, आप उसको समय तो दीजिए। और अल्टीमेटली इकोनॉमी ग्रो नहीं होगी
तो फिर हम सुपर पावर नहीं बन सकते, आप सॉफ्ट पावर भी नहीं बन सकते, क्योंकि अहमियत आपको समझनी पड़ेगी कि फौज का जो पेंशन बिल है, जो खर्चा है, उसको हमें लीन और मीन बनाना है। लीन मीन मशीन बोलते हैं। स्टार्टअप्स क्यों सक्सीड करती हैं? छोटी सी टीम जो है इतने करोड़ों की कंपनी बना लेती है, तो क्या फौज नहीं कर सकती ये चीज? हमें भी साइबर वॉरफेयर में जाना है, ठीक है, स्पेस वॉरफेयर में जाना है, तो कैसे होगा? जवान लोग चाहिए जो आगे चल के और मेहनत कर सकें और अच्छे से जो अपने रिसोर्सेज हैं, हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं, जो वेपन सिस्टम्स हैं, उनको अपग्रेड किया जा सके। राइट सर। सर अभी जितना भी हमने डिस्कशन की उसमें एंड में मैं हाईली प्रमोट करता हूं जो आपका पॉडकास्ट है, आपका यूट्यूब चैनल है। मैं चाहता हूं कि जितने भी हमारे ऑडियंस हैं आप प्लीज इनके यूट्यूब चैनल को देखिएगा। आपने अभी रिसेंटली एक शॉर्ट वीडियो बनाया था प्रोफेशनलिज्म ऑफ इंडियन आर्मी, तो वो मैं उसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा सर के पॉडकास्ट और जो यूट्यूब चैनल है। सर एक बार अपना इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, व्हाटएवर इट इज आप बता दीजिए। तो जो मेरी पॉडकास्ट है, छोटी सी मेरी एक पहल है कि फौज के बारे में थोड़ा बताने के लिए और जो जनरल टॉपिक्स जो देश दुनिया में चल रहे हैं उनके बारे में बताने के लिए, ताकि आपको अवेयरनेस बनती रहे। तो द कैप्टन्स पॉडकास्ट नाम से आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे और डिस्क्रिप्शन में लिंक ये डाल देंगे। तो उस पे आप जाके देख सकते हैं। मैं हर हफ्ते 2 से 3 वीडियो डालता हूँ रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, फौज और जो भी जनरल दुनिया में चल रहा है, कि आप उससे अवेयर हो सकें। अवेयर होना आपके, कोई भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, चाहे वो बैंक पीओ का हो, चाहे वो डिफेंस का हो, चाहे वो यूपीएससी ही क्यों ना हो, अवेयर होना इवन अगर आप कॉर्पोरेट में भी रहते हैं आपको हेल्प करेगा। तो उसी मकसद से मैंने वो पॉडकास्ट बनाई है। वो यूट्यूब पे है, बाकी ऑल प्लेटफॉर्म्स पे सेम नाम से है। और लिंक्डइन पे अगर आप मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं तो द कैप्टन शशांक चांडिल्य नाम से सर्च करेंगे, मेरा प्रोफाइल वहां पे आपको दिखाई देगा। और आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर एनी ऑफ योर क्वेरीज रिलेटेड टू आर्म्ड फोर्सेज और अदरवाइज। सर एक बार यूट्यूब चैनल का दोबारा नाम ले दीजिए। कैप्टन द कैप्टन्स पॉडकास्ट। द कैप्टन्स पॉडकास्ट, राइट सर। तो सर बहुत ही ज्यादा बढ़िया मतलब लगा कि आप आए यहाँ पे, आपने इतना इंपॉर्टेंट टाइम हमें दिया और अल्टीमेटली हमारा कनेक्शन भी इसीलिए बैठा, फ्रीक्वेंसी भी इसीलिए मैच की, बिकॉज अल्टीमेट टारगेट इज, इंटेंशन इज टू हेल्प द स्टूडेंट, यूथ को हेल्प करना हमारी टारगेटेड ऑडियंस है, डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं। और आपका भी वही विजन है, हमारा भी वही विजन है कि इंटेंशन जो है दैट इज टू अवेयर द यूथ, टू डायरेक्ट देयर एनर्जी इन अ वेरी क्लियर मैनर। और अवेयरनेस जो देते हैं लोग वो बहुत बड़ा काम करते हैं। हम लोग भी उसी इच्छा से काम कर रहे हैं कि आपको अवेयरनेस मिले और आप अपने जो रास्ते में अचीव करें, फिर आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स जो हैं, आप खुद जो है एक प्राउड फील करें कि यस आई हैव अचीव्ड समथिंग इन लाइफ। तो सर एनी सजेशन, एनी एडवाइस, एनीथिंग जो कुछ रह गया वो आप कंप्लीट कर दीजिए एंड में। बिल्कुल, मतलब अतुल जी, मैं तो बस ये इतना कहना चाहूंगा, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर मैं 1% लोगों को भी आज इंस्पायर कर पाया तो माई वर्क इज डन। जो मैंने शुरू में बोला था कि अगर भले ही आज मैं यूनिफॉर्म में नहीं हूं, मेरी जो देश सेवा की जर्नी है वो कंटिन्यू रहती है इस माध्यम से। और आप अगर ठान लिया है कि कुछ भी आपका जो गोल है उसको अचीव करना है, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। आप अपनी लाइफ का चैप्टर रोज लिखते हैं, पास्ट आपको इफेक्ट नहीं कर सकता, फ्यूचर आप खुद बनाएंगे अपने एक्शन से जो आप आज प्रेजेंट में कर रहे हैं। तो उस पे कंसंट्रेट कीजिए। गाइडेंस हर जगह मौजूद है। अड्डा 24/7 की टीम मैंने देखा ऑफिस में 24/7 सिर्फ नाम में नहीं है, ऑन ग्राउंड भी देखने को मिल रहा है, काम में भी है। रात के 12 बजे भी बता रहे थे चलती रहती है क्लास। तो गाइडेंस की कोई कमी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको रखना है फोकस। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फोकस। डिसिप्लिन के साथ काम कीजिए और कोई भी गोल ऐसा नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते। सो सर का अल्टीमेट जो चीज है दैट इज, हर दिन आप अपनी लाइफ का चैप्टर लिखते हैं, तो हर दिन उस चैप्टर को शुरू कीजिए, लिखिए और अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ नया हासिल कीजिए। सर थैंक्स अ लॉट, आप आए और थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।